नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं ब्रिटेन की एक खबर को लेकर आपके बीच में हूं। ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतवंशी हैं। माता पिता उनके भारत से जुड़े हुए थे। तो भारत के लोगों को बड़ा फख्र भी होता है जब हम देखते हैं कि कहीं मॉरिशस में, तो कहीं ब्रिटेन में, तो कहीं अमेरिका में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर अगर कोई भारत से जुड़े हुए लोग हैं तो हमको बड़ा फख्र होता है। लोग ये उम्मीद भी कर रहे थे कि ऋषि सुनक वहाँ पर हैं तो उनसे भारत का बड़ा फायदा होगा। बड़ी फिजूल की खुशफहमी ये है, क्योंकि ये लोग उन देशों में रहते हुए, वहाँ के नागरिक रहते हुए वहाँ पर आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि वो भारत का भला करेंगे, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि उस देश के वोटरों को उनके ऊपर भरोसा है कि वो उस देश का भला करेंगे। उस देश के भले में अगर हिंदुस्तान जैसे देश का भला होना है तो ज़रूर हो जाए। हिंदुस्तान का भला करने के लिए ब्रिटेन का नुकसान करके ऋषि सुनक वहाँ पे 24 घंटा भी प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। इसलिए ऐसी खुशफहमी हिंदुस्तानियों को छोड़ देना चाहिए कि एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, उसकी पत्नी जो है वो अभी भी भारतीय नागरिक है, तो इसलिए भारत को वहाँ पे कोई रियायत मिल जाएगी। अभी कल परसों ही एक दूसरी खबर आई थी जिसमें यह था कि भारत से गए हुए लोग जो हैं, जो ब्रिटेन में बस कर कारोबार कर रहे हैं, उनकी भारत में अगर कोई कमाई हो रही है तो उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। पहले बहुत तरह की छूट थी, जिनमें ऋषि सुनक की पत्नी, जो कि भारत के नारायण मूर्ति की बेटी हैं, उनको भी ये छूट मिली थी और इसका बवाल भी हुआ था। उस वक्त ऋषि सुनक वहाँ वित्त मंत्री थे और ये बवाल भी हुआ था कि देश के वित्त मंत्री की पत्नी भारत की अपनी मोटी कमाई के ऊपर ब्रिटेन में कोई टैक्स नहीं दे रही। बड़ा बवाल हुआ था। तो ऋषि सुनक का बड़ा लंबा राजनीतिक भविष्य था, तो उनकी पत्नी ने ये घोषणा की कि मैं यहाँ का कानून मुझको छूट देता है लेकिन मैं पूरा टैक्स जमा करूँगी, ऐसा उन्होंने कहा। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले ऋषि सुनक ने ये किया है कि जो भारत के लोग वहाँ बसे हुए हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। जो रियायत पहले से चली आ रही थी उतनी लंबी रियायत नहीं रहेगी। अब ये चर्चा चल रही है कि जो लोग कारोबार करने के लिए ब्रिटेन में बस गए थे, अगर उनको हिंदुस्तान की अपनी कमाई पे इतना टैक्स देना है तो क्यों ना वो ब्रिटेन छोड़कर वो दुबई आके बस जाएं, जहाँ पर कि टैक्स फ्री व्यवस्था है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो बस जाएंगे दुबई में रहते ब्रिटेन में भी कारोबार करेंगे, इंडिया के कारोबार की कमाई भी लेंगे, टैक्स कहीं पे नहीं देंगे। ये एक बात हुई। एक दूसरी बात, ऋषि सुनक जो हैं अभी कुछ कड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने एक फैसला लिया था सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का उन तमाम लोगों के लिए जो 2009 के बाद पैदा हुए हैं। एक तारीख के बाद जो पैदा हुए हैं वो पूरी जिंदगी सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। ये फैसला वहाँ पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया। ऋषि सुनक की पार्टी उसके खिलाफ थी, लेकिन पार्लियामेंट में विपक्ष ने भी बहुत लोगों ने वोट दिए और ये फिलहाल पास हो गया है वहाँ पर। तीसरा, अभी 3 दिन से चल रहा है ये सिलसिला। एक वहाँ पर रवांडा योजना है। रवांडा अफ्रीका का एक देश है। ब्रिटेन में इस योजना की चर्चा पिछले साल भर से चल रही थी। ब्रिटेन ने रवांडा की सरकार के साथ एक समझौता किया है कि हमारे यहाँ जो अवैध शरणार्थी घुस आते हैं, अवैध घुसपैठिए शरणार्थी जो आ जाते हैं, हम इनको प्लेन में भरकर रवांडा भेज देंगे और वहाँ पर आप इनके लिए शरणार्थी शिविर बना के रखो। हम उनका पैसा देंगे, इनके रहने का, जिंदा रहने का पैसा हम देंगे, यानी ब्रिटेन देगा। इस योजना को लेकर आलोचना चल रही थी ब्रिटिश सरकार की, लेकिन कोई भी देश शरणार्थियों के प्रति एक सीमा तक ही जवाबदेह हो सकता है।
दूर बैठकर हमको ये बड़ा अच्छा लग सकता है कि ब्रिटेन एक संपन्न देश है, वहाँ बोट से अगर समंदर में डूब जाने का खतरा उठाते हुए अगर लोग पहुँच रहे हैं तो उनको वहाँ जगह दे देना चाहिए। अंग्रेज़ों के रईस देश में उनको खाने कमाने का कोई न कोई काम तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे अवैध शरणार्थियों का रख रखाव करने में, उनके रहन सहन, उनका इंतजाम करने में ब्रिटिश करदाताओं का बहुत बड़ा पैसा लग रहा है, बहुत बड़ा पैसा लग रहा है। और ब्रिटेन की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है कि वो इतना खर्च उठा सके, ऐसा उनका कहना है। तो अभी उन्होंने एक नया कानून पास किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फिर वहाँ पे बहुत से सांसद इसके खिलाफ हैं। ये रवांडा बिल कहलाता है। ये वहाँ पर रवांडा योजना जो है, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी आयोग ने भी इसका जमकर विरोध किया है। कहा है कि दुनिया में मानवाधिकारों को लेकर जो बुनियादी समझ है, ये उस समझ के खिलाफ है ये योजना कि लोग किसी देश से बोट में सवार होकर ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, आप उनको पकड़कर उनको रवांडा भेज दे रहे हैं। जाहिर है कि रवांडा में इंतजाम कोई अंग्रेज़ों का इंतजाम नहीं है यहाँ ब्रिटेन जैसा। तो ये इसको लोगों ने, खुद ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बहुत सारे सदस्यों ने इसको मानव अधिकारों के खिलाफ माना है। ये कहा है कि ब्रिटेन के जो मानवाधिकार के जो पैमाने हैं ये उनके खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर ने इस बिल के लिए पार्लियामेंट में जो कहा वहाँ पर लंदन में, मैं उसको सुन रहा था उनके भाषण को। उन्होंने कहा कि हमारी जवाबदेही ब्रिटिश जनता के प्रति भी है और हम इनके लिए जो इंतजाम कर रहे हैं वो कहीं भी मानवाधिकारों का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं है। रवांडा में इनको शरणार्थी की तरह रहने की जगह मिलेगी, काम करने का मौका मिलेगा उनको वहाँ पर, और हम उसका पैसा देंगे वहाँ पर। अब ये थोड़ी अजीब सी नौबत है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान भी चारों तरफ से अलग अलग ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनमें से कुछ से यहाँ पर शरणार्थी आते हैं, घुसपैठिए शरणार्थी आते हैं यहाँ पर। किसी देश से क्या उम्मीद की जा सकती है? ब्रिटेन के बारे में मुझको यहाँ कहने में बड़ी आसानी है कि उसको जगह देना चाहिए, वहाँ लोगों को काम करने देना चाहिए, वहाँ जो पढ़ाई हो सकेगी उनके बच्चों की वो रवांडा में नहीं हो सकेगी। और रवांडा का जो इंतज़ाम है वो क्या है बतलाता हूँ मैं आपको। आगे की ज़िंदगी इन लोगों को जिनको भेजा जा रहा है ब्रिटेन से रवांडा, उनको वहीं गुजारना होगा, या वो चाहें तो किसी दूसरे देश में शरण मांगे। आज कौन सा देश है जो आसानी से शरण दे देगा? जो ज़िंदगी दांव पे लगा के समंदर खाड़ी पार करके, इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, उनको तो सरकार बाहर निकाल दे रही है। कौन शरण देगा इन लोगों को? और दूसरी बात बतलाऊं मैं आपको, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे देशों से जा रहे हैं जिनको अमेरिका और ब्रिटेन के वायुसेना के विमानों ने बमबारी कर करके जिनके देश तबाह कर दिए हैं। ऐसे देशों के शरणार्थी भी जा रहे हैं, कोई इटली पहुंच रहे हैं, कोई ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, कोई कहीं और पहुंच रहे हैं, वो लोग भी हैं इसमें। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन ने संसद के भीतर बहुमत से इसको पास तो कर दिया रवांडा बिल को कि रवांडा भेज दिया जाएगा। सवाल ये है कि देश में आने वाले शरणार्थियों के साथ अगर ब्रिटेन ये सलूक कर रहा है, हिंदुस्तान में भी ये बड़ा मुद्दा है। बगल के म्यांमार से, वहाँ से शरणार्थी यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आपको ध्यान है ना कि वहाँ धार्मिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा की वजह से रोहिंग्या समुदाय के लोगों को वहाँ के बौद्ध समुदाय के लोगों ने, जो कि आमतौर पर शांत माने जाते हैं, बुद्ध का आपने देखा है ना कैसा शांत उनका किरदार दिखता है बुद्ध का, उनको मानने वाले लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों को मार मार कर वहाँ से निकाला है।
वो कई देश जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, किसी और देश में जा रहे हैं, जगह जगह शरण ले रहे हैं, ज़िंदगी बचाना है, अड़ोस पड़ोस में जाते हैं लोग। हिंदुस्तान में बांग्लादेश से भी शरणार्थी आए हुए थे। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को याद नहीं होगा। 71 की बात है ये। 71 में भारत ने बांग्लादेश को मदद की थी पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे उस वक्त। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बड़ी उनकी वाहवाही हुई थी। उन्होंने अमेरिका की किसी धमकी, चेतावनी किसी को नहीं सुना था। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा कर ही दम लिया था। जो लोग आज पाकिस्तान का नुकसान करने की बात करते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान अकेले इंदिरा गांधी ने किया था, 2 टुकड़े करवा के। पूर्वी पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से उस वक्त लाखों शरणार्थी भारत में आए थे, लाखों। मेरा जो शहर है इसमें एयरपोर्ट के आसपास का इलाका और दूसरी जगहों पर भी, बस्तर में कुछ जगह उन शरणार्थियों को बसाया गया था। हम टिकट खरीदने जाते थे सिनेमा की, तो उसके ऊपर शरणार्थी टैक्स की टिकट अलग से लगती थी। मान लीजिए 1.5 रुपये की टिकट थी तो उस पर 25 पैसा शरणार्थी टैक्स और लगता था। इन शरणार्थियों के रख रखाव के लिए इतने लाख शरणार्थी आए थे। वो धीरे धीरे यहीं पर बस गए होंगे वापस, ऐसा मुझको नहीं लगता है। बांग्लादेश उस वक्त उतनी अच्छी हालत में नहीं था जितना अभी हाल के कुछ वर्षों में रहा। तो लोग यहीं बस गए। उनकी नागरिकता के अलग अलग दर्जे हो सकते हैं, वो वैध या अवैध शरणार्थी हो सकते हैं, लेकिन भारत ने ऐसे लाखों लोगों को यहाँ पर जगह दी, कानूनी रूप से एक टैक्स लगाया और इनका रख रखाव किया, इनके रहन सहन का इंतजाम किया, इनको काम से भी लगाया। कोई बांग्लादेशी शरणार्थी जो 71 में आए, उसके बाद आए, वैध आए अवैध आए, कोई भी बेरोजगार नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन की इस शरणार्थी नीति को क्या कहा जाए? हिंदुस्तान में नेपाल से इतने लोग आते हैं। अभी जिन 2 लोगों की चर्चा बहुत चल रही है ना सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा बड़ा इश्तहार छपवा के माफ़ी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, देख रहे हैं ना आप। दवाई बेचने के फर्जी दावे, झूठे दावे, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, बार बार। बड़े और बड़ा छपवाओ तो बतला रहे हैं हमने 67 अखबारों में इश्तहार छपवाया है, देख रहे हैं ना। उन 2 में से भी एक के बारे में चर्चा है कि वो नेपाल का नागरिक है। मुझको नहीं मालूम है कि नहीं, मैं केवल आपको चर्चा बता रहा हूँ। कई बार छपा है ये कि वो नेपाल का नागरिक है। तो नेपाल के ढेर सारे लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं, तरह तरह का काम करते हैं। उनको भारत की सरकार ने छूट भी दे के रखी है, काम करते हैं। उनके आधार कार्ड यहाँ बन गए, उनके मतदाता कार्ड बन गए, वो यहाँ पे वोट डालते हैं। मुझको ध्यान पड़ रहा है, कुछ महीने पहले मैंने मेरे इलाके के एक चौकीदार, रात में जो गार्ड है, उससे बात की थी। वो वहीं का था, नेपाल का, यहाँ काम करता है, यहाँ वोट डालता है। उसको नेपाल के राजनीति की भी बहुत जानकारी थी, बहुत समझ थी। बहुत देर तक मेरी उससे बातचीत हुई। तो ऐसे बहुत सारे लोग नेपाल से यहाँ आके काम करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हिंदुस्तान इस मामले में बड़ा उदार रहा है। नेहरू के समय तिब्बत से, जो कि चीन का हिस्सा था, उस तिब्बत से दलाई लामा यहाँ आए। चीन बड़ा खफा हुआ कि आप हमारे नागरिक को शरण कैसे दे रहे हो। नेहरू के समय दलाई लामा को न सिर्फ शरण दी गई, सरकार ने उनका इंतजाम किया, जमीन दी, उनको दर्जा दिया, उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस है, राजनयिक कूटनीतिक दर्जा है उनका, दलाई लामा का। वो आते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में तो राजकीय अतिथि रहते हैं वो चीनी मूल के, तिब्बत के रहने वाले। यहाँ पे वो शरणार्थी की तरह आए थे, सारे के सारे तिब्बती। तो भारत ने अनगिनत देशों के लोगों को जगह दी हुई है। आज की सरकार का रुख कुछ और हो सकता है।
मैं उसमें ज़्यादा दूसरे मामले में जाना नहीं चाह रहा हूँ कि आज का जो नागरिकता कानून जो बना है इसमें किसको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक बड़ा लंबा मुद्दा है। लेकिन लाखों लोग, और मेरा ऐसा मानना है कि दसियों लाख शरणार्थी अलग अलग देशों से आकर भारत में बसे हुए हैं। भारत इस मामले में दरिया दिल रहा है, उदार रहा है, इसका इतिहास बड़ा उदार है। अब वर्तमान कैसा है ये अभी पता लगेगा। नागरिकता का कानून अभी लागू हुआ है। मैं ब्रिटेन के ऊपर वापस लौटता हूँ। एक खबर मेरे सामने है, उसको पढ़ना चाहता हूँ मैं। जो भारतवंशी कहा जाने वाला ऋषि सुनक वहाँ प्रधानमंत्री है, जो भारतीय वहाँ पे गैरकानूनी तरीके से पहुँचे हैं शरणार्थी, भारतीय शरणार्थी क्यों गए हैं मैं नहीं जानता। हिंदुस्तान छोड़कर गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन क्यों पहुँचे हैं, क्या ज़रूरत है जाने की, मैं नहीं जानता हूँ उसको। लेकिन ऐसे 5000 हिंदुस्तानियों को ब्रिटेन रवांडा भेज रहा है। कह रहा है कि यहाँ से तो हम रवांडा फेंक देंगे, आगे आप जानो। हिंदुस्तान, यानी उसने नहीं कहा है ब्रिटेन ने, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तानी हैं वो, हिंदुस्तान वापस आना चाहेंगे। यहाँ की सरकार प्लेन भेजेगी, लेके आएगी, वो चल के आएंगे पैदल, लॉकडाउन जैसा। क्या होगा मुझको नहीं मालूम है। लेकिन 5000 लोग ब्रिटेन से हिंदुस्तानी भी निकाले जाने वाले हैं बाकी देशों के शरणार्थियों के साथ। अब आप ये सोचिए कि भारत के 5000 लोगों को गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में घुसना, वहाँ कैद में रहना, ये सब ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और अब उनको फेंका जा रहा है रवांडा, वहाँ शरणार्थी शिविर में रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे 1971 में बांग्लादेश से आए हुए लोग मेरे शहर के किनारे एयरपोर्ट के पास शरणार्थी शिविरों में थे। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों भारत के लोग वहाँ जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, गुजरात का एक परिवार, उसके 6 लोग थे शायद, किसी रास्ते से वो अमेरिका घुसना चाहते थे। 6 लोग थे शायद गुजराती, मर गए पूरे के पूरे रास्ते में। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका घुसना चाहते थे, मर गए। अब मुझको ये भी समझ नहीं आ रहा है क्यों हिंदुस्तान छोड़ के जाने की लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। क्यों ब्रिटेन में 5000 लोग अवैध जाके पड़े हुए हैं जिनको निकाल के रवांडा फेंका जा रहा है। क्या भारत सरकार की नीति रहनी चाहिए इन लोगों को वापस लाने के लिए। क्या भारत की नीति रहनी चाहिए, म्यांमार से जान बचाकर जो आए हैं यहाँ पे, बेहतर रोजी रोटी के लिए नहीं आए हैं, उनके गांव के गांव जला दिए गए, उनके लोगों को मार डाला गया, वो सिर छुपाने के लिए रहम की भीख मांगते हुए रोहिंग्या शरणार्थी हिंदुस्तान आए हैं। उनके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो नया नागरिकता कानून है उसमें किसी मुस्लिम को नागरिकता देने का कोई इंतजाम नहीं है। ये नया जो कानून बना है इसमें हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, शायद इतने ही लोग हैं। ये भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, शायद इतने देशों से आने वाले लोगों का है। ये मुस्लिमों के लिए नहीं है किसी तरह की नागरिकता। तो ये म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं जिनके गांव के गांव जला दिए गए हैं, जिंदा रहना मुश्किल है, उनका क्या होगा। क्या ब्रिटेन भारत से कुछ सीखेगा या भारत ब्रिटेन से कुछ सीखेगा। क्या भारत कोई टापू ऐसा खरीद सकता है जहां पे शरणार्थियों को छोड़ दे ले जाके, क्या ऐसा हो सकता है। बांग्लादेश में ऐसे शायद 10 लाख या कितने रोहिंग्या शरणार्थी बसे हुए हैं एक जगह, बहुत बड़ी संख्या वहां पर है, और 1-2 देशों में है। इन दोनों तीनों चीज़ों के बारे में आप सोचिएगा ज़रूर। हिंदुस्तान के 5000 लोग गैर कानूनी शरणार्थी होकर पड़े हुए हैं घुसने के लिए ब्रिटेन में, उनको निकाल के अभी फेंकने वाले हैं रवांडा में। उसको सोचिए, अमेरिका में घुसते हुए जो गुजराती परिवार, पूरा का पूरा मर गया परिवार,
हमने छापी भी थी रिपोर्ट उस समय। उसके बारे में सोचिए, क्यों जा रहे हैं हिंदुस्तानी बाहर? अरबपति भी जा रहे हैं, कामगार भी जा रहे हैं, अरबपति भी जा रहे हैं। आपको लगे हाथों में एक दूसरी बात बतला दूं कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है, उसमें दोनों तरफ की सेनाओं में हिंदुस्तानी बेरोजगार भर्ती हो गए। उनको बुलाया गया किसी और काम को बता के। मोर्चे पर बंदूक लेके लड़ना है ये काम नहीं बताया गया था, उनको बताया गया था चौकीदारी करना है। चले गए रूस में, वहाँ जाके उनको बंदूक थमा दी, जाओ लड़ने के लिए। अब मर रहे हैं घर लौटने के लिए, बेरोजगार थे चले गए। ऐसा ही यूक्रेन की सेना में भी हिंदुस्तानियों को कुछ और बोल के भर्ती कर दिया गया है। एक और बात बतलाता हूं मैं आपको, ये अवैध शरणार्थी वाला नहीं है, दूसरा किस्सा है, लेकिन इसके साथ जोड़कर आपको देखना चाहिए। इजराइल का जो हमला चल रहा है गाज़ा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर, उसकी वजह से इजराइल के पास मजदूरों का बड़ा संकट आ गया है। दसियों हजार फिलिस्तीनी रोज इजराइल में मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन मजदूर थे, दूसरे काम करते थे, कारखानों में काम करते थे। अब तो जंग चल रही है तो घुसना बंद हो गया है। अर्थव्यवस्था इजराइल की एक तरफ जंग में बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ कारखाने बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया तो बर्बाद हो रहा है। तो इजराइल ने हिंदुस्तान से बात करके और भारत सरकार ने कई प्रदेशों को खबर भेजी कि इजराइल में मजदूरों की ज़रूरत है। तो कई प्रदेशों ने ऐसा भर्ती अभियान चलाया, जैसा अग्निवीर अभियान चलता है, जैसा सेना में भर्ती का अभियान चलता है, ऐसा इजराइल में भर्ती का अभियान सरकारों की तरफ से कुछ प्रदेशों में चलाया गया और 10-15 हज़ार लोग शायद उसके लिए भर्ती किए गए हैं। उसमें से बहुत सारे लोग वहाँ काम करने जा चुके हैं, वहाँ रह के वो मजदूरी कर रहे हैं और इजराइल की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे। इसके लिए युद्ध में घिरे हुए एक देश में भारत ने अपने मजदूरों को भेजा है। आप समझ लीजिए, पिछले 10 साल आपने कई जगह से सुना होगा, कहीं अफगानिस्तान से, कहीं सीरिया से, कहीं यूक्रेन से, कि भारत ने अपने प्लेन भेज कर अपने छात्रों को, अपने मजदूरों को, कामगारों को, नागरिकों को निकाला वहाँ से। बहुत सुना होगा। आपने पहली बार सुना होगा कि जब दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर रहे हैं कि इजराइल न जाएं, ये औपचारिक चेतावनी जारी हो रही है कि इजराइल न जाएं, वहाँ जिंदगी को खतरा है। उस वक्त भारत ने अपने हजारों मजदूरों को वहाँ भेजना तय किया है ताकि इजराइल की गाड़ी चलती रहे, उसका अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहे। ये शरणार्थी नहीं है, ये बेबस गरीब मजदूर हैं जो थोड़ी बेहतर मजदूरी वहाँ मिलेगी इसलिए वहाँ गए हैं। कोई बंदूक के नोक पे इनको धकेला नहीं गया है, ये खुद होके गए हैं। लेकिन जो देश जंग से गुजर रहा है उस देश में ऐसा भेजा गया है लोगों को। आप सोचिएगा इस बारे में। मैं तो लगे हाथों ये चर्चा कर रहा हूँ, अलग अलग देशों की शरणार्थियों की चर्चा कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने ये चर्चा भर की है। न करने से केवल उस मुद्दे पे अलग से बोलना नहीं हो पाता। सोच के देखिए कि हिंदुस्तान से लोग क्यों जा रहे हैं, ब्रिटेन क्यों जा रहे हैं, इटली क्यों जा रहे हैं, अमेरिका जान देकर भी क्यों जा रहे हैं, क्यों भर्ती हो रहे हैं रूस और यूक्रेन के किसी कारोबार में, जिसमें बाद में पता लगता है कि तो फौज में ही काम करना है मोर्चे पर। क्यों हो रहा है ऐसा? सोच के देखिएगा। शरणार्थी के मुद्दे के साथ साथ ये भी जुड़े हुए मुद्दे हैं। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है, आपको लगता है मुद्दों पर मैं कुछ काम की बात करता हूँ, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। आपके आसपास अगर ऐसे दोस्त हैं, और ज़रूर होंगे, जो गंभीर मुद्दों पर सोचने विचारने वाले होंगे, तो आप इसको भेजिएगा। भेज के पूछिएगा क्या करना है। छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में भी तिब्बती शरणार्थी बसे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में जगह जगह पाकिस्तान के सिंध से आए हुए हिंदू शरणार्थी बसे हुए हैं जिनको अभी नागरिकता मिली नहीं है। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेश से आए हुए हिंदू या मुस्लिम बांग्लादेशी 1971 से बसे हुए हैं। सबको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि देश की शरणार्थी नीति क्या रहनी चाहिए। जो यहाँ लोग हैं वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ जोड़ रहे हैं कि नहीं। ऐसे कई मुद्दों के बारे में तो आप अपने दोस्तों को भी इसके लिंक को भेजिए, इस बारे में सोचिए विचारिए। आपको लगता है अपने बच्चों से भी चर्चा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कल के दिन वो पीएससी या यूपीएससी के एक ऐसे इम्तहान में बैठे या किसी प्राइवेट कंपनी के भी इंटरव्यू में बैठे जहां उनसे पूछा जाए कि भारत की शरणार्थी नीति के बारे में आपका क्या सोचना है, म्यांमार से आए शरणार्थियों का क्या किया जाए, बांग्लादेश के शरणार्थी देश में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। तो अपने आसपास के लोगों का जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए इस पे चर्चा जरूर कीजिए, इसको लोगों को भेजिए। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है, इसको जरूर भेजिए। आसपास के जो भी बच्चे हैं जो थोड़ा पढ़ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, उनको ज़रूर भेजिए। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू इनमें से किसी भी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए, भूलिए मत उसको, कि कैंसर भी आपके जैसे लोगों को खाने का शौक़ रखता है, जिसके मुंह में तम्बाकू भरे रहता है, गुटखा भरे रहता है और फेफड़े में धुआं भरे रहता है। बड़ा अच्छा लगता है स्वाद कैंसर को। वो आता है, बैठ के आपके मुंह में, आपके मुंह को खाता है, फेफड़े में जाके फेफड़ा खाता है, वहाँ अपना स्मार्टफोन निकालता है, आपकी लाइव लोकेशन को भेजता है ऊपर यमराज को। यहाँ पे एक रेडीमेड केस है, आ जाओ। वो भैंसे पर सवार होकर, गदा लेकर, बड़ी बड़ी मूंछों पे ताव देते हुए आते हैं। लाइव लोकेशन रहता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पहुँच जाता है भैंसा। आगे क्या होता है आपको मालूम है अच्छे से। छोड़ दीजिए इसको। कैंसर को आपका परिवार तबाह मत करने दीजिए। केवल एक मरीज नहीं मरता है, पूरा का पूरा परिवार मर जाता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है एक मरीज के लिए, एक शौकीन के लिए, एक नशे के आदी के लिए। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू को किसी भी शक्ल में छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।